समराइजेशन तो नहीं, ऑडिट फाइल। सारे ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को एक साथ एक जगह पर रखना। ठीक है। कितने टाइम पीरियड में ऑडिट फाइल कंप्लीट करनी होती है? क्यों, पढ़कर नहीं आए? आज ही क्लास ली है? बैठ, खड़ा हो जा। टाइम पीरियड इन विच ऑडिट फाइल इज टू बी कंप्लीटेड। कहाँ से 60 डेज? Within 60 days from the date of audit report. It is a technical process, completion of audit administrative process. What changes can be made in it? सुनाओ फिर वो चार को। क्रॉस रेफरेंसिंग। वो तो चौथा सुनाया था, तीसरा कौन सा लिखा था बुक में? बैठ जा, खड़ा। कौन सा पॉइंट छोड़ दिया? साइनिंग ऑफ। पर्पस क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? कल तो इतना पढ़ाया ही नहीं था। हु इज द ओनर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? हु इज द ओनर ऑफ, तुम तो आंसर लिखा था ये वाला, तूने परफेक्ट आंसर लिख के दिखाया था ना, वो 3 केस वाला। तुझसे क्या पूछना है ये वाला क्वेश्चन? दिखाइए और क्या क्या पढ़ाया था। WR तो पहले आज फेयर तो पढ़ लें बुक से, उसके बाद सुनूंगी वो तो तुमसे मैं। ये रट्टे मार कर आ गए नोट्स के भी। मार लिए क्या नोट्स वाले के रट्टे WR में? वैसे याद है तो रट्टे ही मारने पड़ेंगे समझने के बाद में, बिना रट्टे मारे काम चलेगा नहीं। हाँ जी, बैठो। हु इज द ओनर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? कैन ऑडिटर प्रोवाइड हिज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टू एनी अदर ऑडिटर? गलत। अपने डिस्क्रिप्शन से वो खाली क्लाइंट को दे सकता है, अदर ऑडिटर का नाम लिखा ही नहीं कहीं पे। तो इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टू एनी अदर पर्सन। समझ में आई बात? ये कल भी कही थी मैंने, खाली किसको देगा वो? क्लाइंट को, किसी और को देने के लिए कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। चलो 580 बुक से पढ़ते हैं। तो जरूरी है क्या राघव से रोज सुनना? सेकंड उसको सब याद है, टेंशन मत लो तुम उसकी, अपनी टेंशन करो, वो पढ़कर आ रहा है, मुझे पता है। हाँ, उसको अपने पेपर देना है अच्छे से, तुम मत टेंशन लो। फर्स्ट अटेम्प्ट उसने सेल्फ स्टडी से किया था। हाँ, ऐसे कभी मत बोला करो किसी को सेकंड अटेम्प्ट है, कब किसका कितने अटेम्प्ट लग जाए पता नहीं चलता। मर्जी थी उसकी, कई बार अपने सेल्फ स्टडी से ही क्लियर हो जाते हैं। उसका फाउंडेशन क्लियर हो गया था सेल्फ स्टडी से, तो उसको लगा, फिर मैंने भी कर लिया। हाँ, मैंने भी 1.5 महीने पढ़ के CPT दिया था। क्यों? पढ़ना तो उतना ही था, पढ़ना तो उतना ही था। हाँ ये अच्छा, उस टाइम सारे बच्चे CPT ही दे रहे थे, ठीक है ना, और नेगेटिव मार्किंग भी थी हमारे। हाँ, हर सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग, मैथ्स में भी नेगेटिव मार्किंग थी।
हर चीज़ में, ठीक है ना। पर एमसीक्यू में तो एक लाइन पढ़नी पड़ती है। अब चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। हमारे टाइम पे वो भी टफ हुआ करता था क्योंकि तब रिसोर्सेज नहीं होते थे इतने। एमसीसी तो थी मेरे ख्याल से उस टाइम। 2011 में तो सीपीटी क्लियर किया था मैंने। 1998 से एमसीसी है। मैं तो करी ही नहीं, मुझे जयपुर आए हुए 3 साल हुए हैं। चलो पढ़ाई करते हैं। अच्छा ऑनलाइन तो कोई है ही नहीं, मैं बार बार वहाँ की तरफ क्यों देख रही हूँ। जब बच्चे बैठे थे तब मैं वहाँ देखती नहीं थी और अब नजरें बार बार वही जा रही है। अब आदत हो गई मेरी देखने की। चलो रिटन रिप्रेजेंटेशन कौन किससे ले रहा था? ऑडिटर ले रहा था मैनेजमेंट से या तो टीसीडब्ल्यूजी से, मतलब किसी भी नॉलेजेबल पर्सन से, विद रिगार्ड टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जानने के लिए कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको पता है या नहीं। वैसे मैनेजमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या मैनेजमेंट अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको लेकर मैं उनसे क्या ले लेती हूँ, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का एक दूसरा नाम भी होता है, वो होता है लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? लेटर ऑफ। अब देखो एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट था, कौन किसको दे रहा था? ऑडिटर दे रहा था क्लाइंट को। और अब एक है लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कौन किसको दे रहा है? मैनेजमेंट दे रहा है ऑडिटर को। क्लियर हुआ? लेटर ऑफ एंगेजमेंट SA 210, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन SA 580। वो तो समरी था, कंप्लीशन मेमोरेंडम। देखो क्या लिखा है, ऐसे 800 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डील विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बता रहा है? ऑडिटर की जिम्मेदारी। हर एक ऐसे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता था ना, यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन करना है, मतलब WR कौन किसको दे रहा है। डेफिनेशन ऑफ WR मे बी डिफाइंड एज, WR क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट। किसके थ्रू? बाय द मैनेजमेंट टू द ऑडिटर। कंफर्म कर रहा है कुछ मैटर्स को और ये सपोर्ट करता है किसको? अदर एविडेंस को, है ना। सपोर्ट कर रहा था ना, खुद तो मेन एविडेंस नहीं था। WR डू नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनी अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो ये है रिटर्न स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर, कंफर्म करने के लिए कुछ बातों को और सपोर्ट करता है अदर ऑडिट एविडेंस को। अब देखो यहाँ पे वही वाली बात, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने आप में मेन ऑडिट एविडेंस, ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस था। क्या लिखा है? ऑडिट एविडेंस क्या होता है? बेसिकली एक इंफॉर्मेशन होता है जो जिसके थ्रू ऑडिटर किस पे अचीव करता है? अपने कंक्लूजन पे। WR नेसेसरी इंफॉर्मेशन बताते हैं ऑडिटर को इन कनेक्शन विद ऑडिट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ। सिंपल सी बात लिखी है, WR किससे लेते थे? मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए? प्रिपेयर एंड प्रेजेंट। तो मतलब यहाँ पे वो सीधे सीधे लिख सकते थे, इट इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम मैनेजमेंट। और क्या लिखा है? इट इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम दोज जो प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को। और ये काम कौन करता था? सिंपल सी बात घुमा के लिख दिया ना इन्होंने। ऑल्दो WR प्रोवाइड, ऑल्दो ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी, but they do not provide sufficient and appropriate audit evidence on their own। ये इस लाइन को याद कर लेना अच्छे से, ये जो लाइन मैंने सर्कल डाली है ये आंसर में होनी चाहिए लाइन। Although it provide necessary audit evidence, कि नेसेसरी ऑडिट एविडेंस देता तो है पर sufficient and appropriate audit evidence अपने आप से on the matters with it डील। इसका मतलब है हम इसके ऊपर भरोसा 100% नहीं कर सकते हैं। अब दे रखा है एक इलिस्ट्रेशन, इस इलिस्ट्रेशन को फटाफट से मुझे केस स्टडी का आंसर लिख के दो।
बिना बुक में देखे मुझे इस केस स्टडी का आंसर लिख कर दो। हालांकि ये केस स्टडी कल भी मैंने डिस्कस की थी तुम्हारे साथ। लेकिन फिर भी वो अपने आप में 100% एविडेंस नहीं, सपोर्टिंग एविडेंस है। मुझे इसका प्रॉपर आंसर चाहिए। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स पढ़े, उसमें से इतने केस स्टडीज लगती नहीं है, थोड़ी बहुत केस स्टडी यहाँ से आ जाती है। दोनों एक ही कॉपी में लिखोगे? ये वाली चीज़ ना ख़त्म हो चुकी है, मार्जिन से शुरू किया करो प्रोविजन लिखने के बाद भी। ये बहुत पहले किया करते थे सेंटर से लिखना किसी बात को। कोई बात नहीं, उसके लिए बीकॉम का पेपर दे लेना, भर जाएंगे पेजेस, नंबर भी मिल जाएंगे। हर एक केस स्टडी का आंसर 3 पार्ट्स में होता है, कल बताया था। पहला पार्ट प्रोविजन, दूसरा पार्ट फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन और तीसरा पार्ट कंक्लूजन। तो कितने पैराग्राफ में आंसर लिखोगे? 3 पैराग्राफ में। इन द लाइट, देखो हमेशा ऐसे लिखना, या तो लिखा एज पर प्रोविजंस ऑफ एसए 580 वर्किंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, या फिर इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ, ठीक है, या फिर यूजिंग द रेफरेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ एसए 580। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ तुम अपने आंसर को शुरू कर सकते हो। या तो लिखोगे इन द लाइट ऑफ एसए 580, या लिखोगे विद रेफरेंस टू एसए 580, या लिखोगे एज पर प्रोविजंस ऑफ एसए 580, ठीक है, या फिर ऐसे लिखना इन अकॉर्डेंस विद एसए 580। 4 तरीके से आंसर को शुरू किया जा सकता है। ये 4 तरीके कहीं ना कहीं लिख लो। कौन से 4 तरीके बोले हैं आंसर शुरू करने के लिए? पहला तरीका क्या बोला? इन द लाइट ऑफ एसए 580, पहला तरीका इन लाइट ऑफ एसए 580। सेकेंड, with reference to एसए 580। थर्ड, as per provisions of एसए 580। फोर्थ, in accordance to standard issued by ICAI एसए 580। अब सोचो पेपर में 3 केस स्टडी भी अगर आ गई तो तीनों को स्टार्ट करने का तरीका अलग रखना। चेक करने वाले को लगेगा बच्चा इंटेलिजेंट है। क्या हो गया? उसको लिखने तो दे। हर किसी की रॉकेट जितनी स्पीड थोड़ी होती है। आधे से ज़्यादा पेज भर चुका है ये। क्या हुआ? तू टाइप करके दे दे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख रहेगा? चल ठीक है, लिख दे। आज नई कॉपी आई है गोमतेश की, है ना? कौन सा सब्जेक्ट की कॉपी बनाएगा इसको? ऑल इन वन, जैसे बचपन में बनते थे। नहीं, बचपन में एक ऑल इन वन कॉपी भी आती थी नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का बैग ज़्यादा भारी ना हो। हाँ, छोटे स्कूलों में लगवाते हैं, क्यों नहीं लगवाते? उसमें कुछ पेजेस मैथ्स के होते हैं, कुछ हिंदी के होते हैं, कुछ इंग्लिश के होते हैं। याद आई? और छोटे स्कूलों में क्या लेके जाते हैं? स्लेट। हाँ,
हाँ, फैक्ट्स ऑफ, ये तुमने एक प्रोविजन लिख दिया। प्रोविजन के बाद क्वेश्चन के अंदर जो बोलता है वो फैक्ट्स लिखते हैं, और उसके बाद में हम लोग हमारा कंक्लूजन लिखते हैं। इसकी अगर राइटिंग समझ में आए ना तो इसका कल वाला आंसर देखना एक। हाँ, इसकी स्पीड तेज है या तो थ्योरी अच्छी है? स्पीड ही है। पूरा पेज लिख चुका ही है अभी तक में। तो फैक्ट्स में क्वेश्चन ही तो लिखेगा। तो लॉ में क्या लिखता था? तभी पेज नहीं भरा तूने उसकी तरह। तेरे कितने थे लॉ में? लॉ में कितने? 30 नंबर का आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मान के चल इसके 70 में से 57 नंबर लाया था ये। अब आज को 20 का आता है। देख 80 में से 57 नंबर लाया है। फिर तो कितने? गोमतेश आगे बढ़ो। अच्छा, एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया क्या? कंक्लूजन लिखो फटाफट से। आज किसका आंसर पढ़ूं मैं? इवन मैंने तो तुम्हें ये भी बोल दिया तुम लोग बुक की हेल्प ले सकते हो लैंग्वेज लिखने के लिए। मैंने तो बुक सामने खोल के दी है तुम्हें। क्यों, तुम्हें याद थोड़ी है, तुम्हें तो आंसर प्रैक्टिस हो रही है ये। उसमें तो बुक की हेल्प ले सकते हैं। हाँ भाई दिखा, तुमको लिख लिया। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड कर। जो लाइन मैंने कितनी लाइन लिखनी है। ऑल्दो it provide necessary evidence but do not provide sufficient and appropriate audit evidence। ठीक है, प्रोविज़न पहले आएगा और फैक्ट्स बाद में आता है। पहले प्रोविज़न आता है, फिर क्वेश्चन के फैक्ट्स आते हैं, फिर कंक्लूजन आता है। ठीक है, PFC, प्रोविज़न, क्वेश्चन का फैक्ट और कंक्लूजन। हाँ, कंक्लूजन फ्रेम नहीं हो रहा। ऑडिटर को क्या करना चाहिए तुम्हारे ख्याल से? कंक्लूजन हमेशा ऐसे लिखा करो, एज पर प्रोविजंस ऑफ द स्टैंडर्ड एंड गिवन केस स्टडी या फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस स्टडी। ऑडिटर को यहाँ पे क्या करना चाहिए? शुड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स सच एज टू गेट एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक बिफोर एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही करना चाहिए था ना ऑडिटर को। तो ऑडिटर ने जो किया है वो तो गलत किया है। समझ में आई बात? दिखा राघव तेरा आंसर। क्या करना चाहिए था, बस वही लिखा है मैंने, कंक्लूजन नहीं लिखा। as per the provisions and above facts। क्या करना चाहिए? तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? इसने पूछा ऑडिटर को कैसे डील करना चाहिए। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए, सच एज ही कैन परफॉर्म एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, sorry, he can obtain external confirmation from the bank।
ये सारी राम कथा ना 3/4 पेज में लिख देना। As per essay 580, written representation is the only a supportive evidence and not a complete evidence. It do not provide sufficient and appropriate evidence and cannot be trusted by the auditor. In the case, Mr. P of this was the auditor of Kapoor and Industry. दिखा therefore से पहले और therefore के बाद दोनों जगह कॉमा आता है। ये तो लिखा सपोर्टिंग एविडेंस है, ये लिखो जो लाइन मैंने कही थी। Although WR provide necessary audit evidence, but they do not provide sufficient and appropriate audit evidence. ये वाला वर्ड होना जरूरी है। Although it provide necessary audit evidence, but it do not provide sufficient and appropriate audit evidence. Clear है? ठीक है, बस एक वही लाइन डाल दे। अब सबको समझ में आ गया क्या क्या लिखना था? नहीं, मैं समझ रही हूँ। अब पता है इतना सारी बातें लिखने की लिए ज़रूरत नहीं, हमें सीधा सीधा ये लिखना है। एज पर ऐसे 580 ऑडिटर ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। ऑल द रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड बेसिक एविडेंस बट इट डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये 5 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ये हो गया फैक्ट एक या हाँ नहीं करना। फैक्ट हो गया 1 और 1.5 नंबर का, फिर मतलब प्रोविजन हो गया, फिर फैक्ट में पूछते हैं। इन द अबव केस, ये केस हमें दे रखा है, ये हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखनी है इसमें अपनी, ठीक है। फिर हो गया 1 और 1.5 नंबर का, फिर अपना आ जाता है कंक्लूजन। इन द लाइट ऑफ द दीज टू फैक्ट्स ऑडिटर शुड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और उसे ऑब्टेन करना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग यही करते हो ना ऑडिट करते वक्त बेसिकली, बस। आंसर ज़्यादा बड़ा मत लिखना। आंसर शीट के अंदर तुम्हारा 3/4 पेज ही कवर होना चाहिए मैक्सिमम। पाँच 580 है, 520 हो गया नीचे जाते जाते। ऐसे तू इसके पीछे मत पड़, ऐसे होता है। मेरे साथ भी एक बार हुआ है। मैंने ना इनकम डीटी का पेपर दिया था फाइनल का, तो उसमें मैंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह इनकम टैक्स एक्ट 1954 लिखा हुआ था 2 आंसर्स में। टीचर ने पूरा आंसर काट के 0 नंबर दे रखा था। मैंने मेरी शीट मंगवाई थी कि नंबर कम क्यों आए हैं। गलत क्या, वो क्या सोचेगा कि फाइनल के बच्चे को ये तक नहीं पता इनकम टैक्स एक्ट कौन से ईयर में एनेक्ट हुआ था, तो उसने 0 दिए थे मेरे को। फिर हाँ, पर 61 लिखते हैं ना हम लोग, और मैंने कंपनीज एक्ट था 1954 हमारे टाइम पे, अब तो 2013 हो गया है। मैंने गलती से, वो होता ना बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो यहाँ का यहाँ, वो लिखते लिखते ध्यान नहीं रहता। 0 नंबर मिले थे मेरे को। उस टीचर की खुंदस भी ठीक थी कि एक फाइनल की स्टूडेंट है, उसको ये भी नहीं पता कौन से ईयर में हुआ था। वो ये थोड़ी सोचेगा कि अगले को मैंने वापस ग्रुप 2 वापस दिया था। मैं सेकेंड वो फाइनल के अंदर पहली बारी में एक ही ग्रुप निकला था फिर। और एक गलती जैसे पीजीबीपी के अंदर हम लोग ऐसा करते हैं ना कि कोई जैसे कि बिजनेस इनकम नहीं है तो हमें वहाँ से माइनस करना पड़ता है। मैंने नोट्स अकाउंट्स में बिल्कुल ठीक लिखा है कि ये जो है बिजनेस इनकम नहीं तो हमें से माइनस करना है, और मैंने वापस उसमें प्लस कर रखा था उसको माइनस करने की जगह। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ जो हम 3 घंटे में बैठ कर करते हैं। कम से कम मुझे पूरा दिन लगा था अपने आंसर शीट में एक एक लाइन को देखने में, और सजेस्टेड के साथ टैली करेंगे तो पेपर अरे आता आता फट 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 लिखते जाओ, क्योंकि
सीए के अंदर ना कितनी बार ऐसा होता है कि तुम्हें पेपर को रिव्यू करने का टाइम ही नहीं मिलता। पेपर कभी कभी इतना लेंदी हो जाता है कि तुम लिख लो वही बहुत हो जाता है, क्योंकि थ्योरी में हम लोग कुछ ज़्यादा ही लिख देते हैं। टैक्स में तो वैसे भी नहीं मिलता टाइम। चलो आगे बढ़ो। इनकम टैक्स का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, उसको कितनी देर कंप्लीट करना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी को तो 5 से लिखना होगा क्वेश्चन, उसको तो लास्ट में करना चाहिए। वो पूरा होता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर पहले ही क्वेश्चन में इंसान अटक जाए तो पूरा पेपर में अटका हुआ ही रहता है। वैसे तो मुझे 15 मिनट मिलते हैं ना, उस 15 मिनट में ना ये ढूंढा करो कौन सा क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो करना ही करना है हुक और क्रुक, तो हमें से दूसरे क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए एक बारी के लिए। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का इस एसे के अंदर? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग दिस एसे इज टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये सपोर्ट करता है अदर एविडेंस को, और इसके लिए रिस्पॉन्ड करना अप्रोप्रिएटली। ये रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली की बात को थोड़ा सा समझ लो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आर टू, पहले 2 पॉइंट्स तुम लोग रीड करो, तीसरा मैं बताती हूँ। अब देखो हो गया कि पहले 2 पैराग्राफ रीड, पहले 2 ही करने थे, 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट हमारे पढ़े हुए हैं। असर्शन मीन्स होता है फैक्ट्स या मैटर्स। अब देखो, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली में देयर आर 2 थिंग्स। वो 2 थिंग्स क्या है? या तो मैनेजमेंट तुम्हें प्रोवाइड कर देगा WR, या मैनेजमेंट तुम्हें नॉट प्रोवाइड WR। 2 चीज़ें होगी, या तो मैनेजमेंट WR देगा तो मैनेजमेंट WR दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो तुमने इंफॉर्मेशन मांगी, मैनेजमेंट ने दिया नहीं, कौन सा ओपिनियन दे सकते हो? या फिर क्वालिफाई। स्टैंडर्ड कौन सा था इसका? 705। 700 तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन था और 705 मॉडिफाइड ओपिनियन। क्लियर है? टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू ऑडिट रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, और इफ दे डू नॉट प्रोवाइड द रिटन रिप्रेजेंटेशन। दोनों केसेस में क्या एडवर्स तब आएगा जब तुम्हें बहुत सारे मैटर्स पे नहीं प्रोवाइड किया। क्लियर है बात? तो ऑब्जेक्टिव में 2 ऑब्जेक्टिव तुमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे, ऑब्टेन WR और सपोर्ट करना अदर एविडेंस को। तीसरा पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, प्रोवाइड करना WR और नॉट प्रोवाइड करना WR। दोनों केसेस में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? हो गया बात? क्लियर है? अब देखो आगे हमें क्या लिख के दे रखा है। मैनेजमेंट WR किससे लेता था? टू द नॉलेजेबल पर्सन। जिस पर्सन को उस टॉपिक की नॉलेज है उस पर्सन से हम लोग क्या ले रहे थे? WR ले रहे थे। अब देखो हर एंटिटी में नॉलेजेबल पर्सन अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं ना हर कंपनी में CFO हो, छोटी मोटी कंपनी में क्या होता है। समझ में आई? तो वहाँ पे नॉर्मल मैनेजमेंट से लूंगी, तो WR वैसे हम ऑब्टेन कर रहे थे मैनेजमेंट और TCWG से। हर उस पर्सन से जो रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के अंदर? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल, या जिसने कोई भी सजेशन दिया है, जैसे कंपनी का लीगल काउंसलर है, उसने बोला कि केस जीत जाएंगे तो हमने प्रोविजन नहीं बनाया, तो उससे WR ले सकते हैं, क्योंकि उसके भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में। तो हर वो पर्सन जिसने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, मतलब जो भी नॉलेजेबल पर्सन है, उससे हम क्या करेंगे? WR को ऑब्टेन करेंगे। हमने शॉर्ट में बात समझी थी कल की क्लास में, हर नॉलेजेबल पर्सन से हमें WR ऑब्टेन करना ही करना है। अब देखो तुम इस पैराग्राफ को रीड करो, चारों में एक ही बात को घुमा घुमा के लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो इस बात को कैसे घुमाया जा सकता है।
तुम्हें ना दूसरा ऐसे मैं समझा दूंगी, पूरा लिखवा भी दूंगी, उस ऐसे को रीड कर लेना, कल शायद मेरी क्लास ना लगे। कल वुमेन कॉन्फ्रेंस है उनके सारे सीए इंस्टीट्यूट के अंदर। शायद अभी तक छुट्टी हमें मिली नहीं है, शायद। हाँ, वुमेन कॉन्फ्रेंस है। हाँ, EIS वाले सर तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट का पार्ट है ICAI के। फोन में पढ़ने की जगह इतनी बड़ी स्क्रीन पे लिखा रखा है ना, वो पढ़ ले, क्यों अपनी आंखें फोड़ रहा है? इतनी आदत हो गई है ना फोन को देखने की। इनको तो दिखना बंद हो गया फोन के अंदर जब से ये डिजिटली पढ़ाने लगे हैं हम लोग। अकाउंटेंट बना रहा है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अकाउंटेंट से ले लेंगे। मैंने और क्या कहा था कल? हमने एक लाइन में कहा था जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर उस पर्सन से WR हमें लेना है, और हर उस इंसान का नाम लिख दिया बस इन्होंने। समझ में आई बात? तो इन CEO, CFO, अकाउंटेंट, ये तो लिख ही सकते हो। CEO चेक तो करता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। CA क्यों नहीं अपॉइंट कर रखा? CFO भी कर सकता है, जिस कंपनी में CFO नहीं है वहाँ CEO कर लेगा। हर कंपनी में CFO बनाना जरूरी नहीं है ना, लॉ में पढ़ोगे सारी बातें। पढ़ लीजिए 4 पैराग्राफ। अब देखो क्या लिखा है, पर कुछ केसेस में मैनेजमेंट जो है दूसरों की हेल्प भी लेता है। ऐसे केस में आपको उन लोगों से पूछताछ मतलब इंक्वायरी करनी पड़ेगी। वो लोगों के नाम क्या लिख के दे रखे? 3 एग्जाम्पल दे रखे, थोड़ा ध्यान रखना इन 3 एग्जाम्पल्स को। 3 एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं? एक्चुअली मतलब कौन होते हैं? जो तुम्हें ना वैल्यू बताते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती है किसी भी चीज़ की। स्टाफ इंजीनियर्स जो बेसिकली स्पेसिफाइड नॉलेज रखते हैं लाइबिलिटी वगैरह मेजर करने के लिए। और इंटरनल काउंसिल कौन से वाला? लीगल क्लेम्स के बारे में जो तुम्हें बता रहा है। क्लियर है? अब आओ, WR रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से वही बात, WR किससे लेते हो? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब जो WR तो मैनेजमेंट से लोगे उस WR के अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लिखी होगी? कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना है किस चीज़ को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि वो प्रोवाइड करेगा WR। कौन किसको दे रहा था? अभी तो कल की पहली क्लास में लाइन में पढ़ लिया था ना हमने, वहाँ पे कि उसने फुलफिल करी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन करते हैं मैनेजमेंट से, ये अपने आप में सफिशिएंट, आपको इसके लिए कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। वही वाली बात लिख दी घुमा फिरा के। मतलब इस ऐसे में ना काम की बातें खाली 2-3 ही लिखी हुई है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से WR। कम से कम 100 बार लिख दी है लाइन तो इन्होंने, अब तो रट जानी चाहिए। WR कौन किससे लेता है? इसमें वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देगा, मैं कहा था ना WR में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लेगा, और हर एक ट्रांजैक्शन जो उसमें रिकॉर्ड करी गई है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड WR, फिर से वही बात, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब करेगा WR के अंदर, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? हम बाकी स्टैंडर्ड्स में भी रिटर्न में ले लेते हैं, वही वाली बात लिखी है। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कौन सी डेट से पहले लेना था? बिफोर द डेट ऑफ साइन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि उसके बाद का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमारे काम का। द डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शेल बी as near as practical but not after the date of audit report on the financial statement. The written representation shall be for all financial statement and period referred in audit report.
रिटन रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है. द ऑडिटर ओपिनियन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड. ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड बिफोर द डेट ऑफ रिटर्न. मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन से पहले आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन कब मिलना चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले. फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन किसको एड्रेस किया जाता है? रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द ऑडिटर. रिटन रिप्रेजेंटेशन शेल बी इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर. मैंने क्या कहा था? इसको हम लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं. शेल बी इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर विच इज एड्रेस टू द ऑडिटर. अगर लॉ ने बोला है कि मैनेजमेंट को पब्लिकली कोई बात बतानी है, तो क्या वो सेम बात रिटन रिप्रेजेंटेशन का पार्ट बनेगा? क्योंकि हम स्पेसिफिकली किसको एड्रेस कर रहे थे? ऑडिटर को. तो वो पार्ट WR का पार्ट हमारा, ये कल हमने कर ली थी डिस्कस. पैराग्राफ रीड करो क्या लिखा है. कल वाली बात लिखवा दी थी, डाउट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन वाली. और अगर मैनेजमेंट मना करता है WR ऑब्टेन करने से, तो इनकंसिस्टेंसी वाला पॉइंट था ना. ठीक है. अब देखो, ये हमने कल पॉइंट किया था. डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ WR एंड रिक्वेस्ट WR इज नॉट. ये दोनों में सेम बातें लिखी है. पहला पॉइंट, डाउट एज द रिलायबिलिटी ऑफ WR. अगर ऑडिटर कंसर्न करेगा किस, अगर WR पर डाउट है तो ऑडिटर क्या सोचेगा कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट पे भरोसा. ऑडिटर कंसर्न करेगा अबाउट कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू ऑफ द मैनेजमेंट. और ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि मैंने उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं. इन पर्टिकुलर अगर WR इनकंसिस्टेंट है अदर ऑडिट एविडेंस के साथ में, तो परफॉर्म करेगा फर्दर ऑडिट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अगर मैटर फिर भी अनरिजॉल्व्ड है तो वो डाउट करेगा मैनेजमेंट के ऊपर और बाद में अपना ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करेगा? एज पर SA 705. कल की क्लास में बात हमने लिख ली थी, है ना? पक्का? नीचे वालों में सेम बात. अगर तुम्हें WR तुमने मांगा और तुम्हें नहीं मिला, मैनेजमेंट से पूछोगे, मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी पे डाउट करोगे और एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे एज पर SA 705. SA 705 हम पढ़ेंगे आगे जाके. हमने पहली क्लास में पढ़ा था ना देव्यांश कि SA 700 में हम लोग कौन सा ओपिनियन देते थे? अनक्वालिफाई और अनमॉडिफाई. और 705 में कौन सा दे रहे थे? मॉडिफाई और क्वालिफाई. क्लियर इतनी सी बात? पक्का? मैं कल से काम करूंगी. मेरा पता है लिखा हुआ है, इसका PDF बनना रह गया. ये मैं कल से कॉपी यहाँ लिया करूंगी, PDF तो तुम ही बना दोगे, है ना? सीधा फोटो कॉपी करा लेंगे. अरे एक्चुअली क्या, मैं नोट्स फिर से बना रही हूँ सारे, इस वजह से नोट्स बनते जा रहे हैं. कल तो 2-3 बजे तो मैं नोट्स से लिख रही थी. हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस से आए हैं कुछ मैटर के अंदर, इसलिए. फिर बीच बीच में कहाँ घुसाऊँ, क्योंकि लिखे में टाइप नहीं है ना. एक बार लिख के फिर टाइप करवा दूंगी सारे नोट्स कहीं से, फिर चेंजेस करने में आसानी हो जाएगी. मैम छुट्टियों में क्या करते हो फिर? अच्छा, मैं वैसे बहुत कम छुट्टियां लेती हूँ. मैं वैसे इतनी छुट्टियां लेती हूँ, मैंने और छुट्टी ले ली ना, MCC बंद नहीं होगा, मैं MCC में नहीं दिखूंगी. मैं हाँ बन गए यार. कल रात को एक्सटर्नल कंफर्मेशन, कल रात को 505 के नोट्स भी लिख लिए थे. कहते रही हूँ उसका PDF नहीं बना था रात को, वो इच्छा नहीं की रात को. मैंने भी बहन को कहा था यार बना दे, उसे बनाया नहीं. चलो लिखो. ऐसे नंबर 505 हमने 500 और 501 छोड़ा है, वो हम लास्ट में कवर करेंगे इस चैप्टर के.
20 पूरी बुक में। जिनका मेंशन करा है उसको हटा के जिनका रेफरेंस है उनको हटा के जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो 20 है। टोटल तो 32 या 36 है, फाइनल में पढ़ोगे। खाली SRS SAE वो तो अलग है, वो भी फाइनल में पढ़ोगे। पहले फाइनल में पहुंच जाए फिर पढ़ लेंगे। चलो हम आज नया ऐसे शुरू कर रहे हैं। ऐसे का नाम क्या है? ऐसे 500। अभी जो पढ़ा था वो कौन सा था? नाम क्या था? ऐसे 230 का नाम क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 320 का क्या नाम है? मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। ऐसे 300 का नाम क्या है? प्लानिंग मुझको एक्वायरिंग सुनाई दिया था। अच्छा प्लानिंग कह रहा था। फिर ऐसे 200 का नाम क्या है? 210 का नाम क्या है? कुछ याद हुई बातें? ठीक है। तुम पीजी में रहते हो घर में रहते हो? पीजी में जो तुम्हारे साथ जो रहता होता है ना उसको बोलते से नहीं जगा कर पूछना आंसर जरा। क्या? ठीक है। अरे फोन म्यूट हैगा तेरा है? तेरे पास फोन नहीं है अभी तक? फिर भी हाँ मेरे को भी मिला था 17 साल में। तो मेरे को जो फोन मिला था ना वो पोस्ट पेड था, बिल आता था उसका घर पे। एक एक फोन एक एक SMS किसको कहाँ गया पूरी स्टेटमेंट चेक होती थी। हाँ कीपैड वाला सैमसंग का फोन था मेरे पास। नहीं ऐसा नहीं था, मेरा थोड़ा स्टाइलिश था, इतना बड़ा था और उसके लिए काफ़ी अच्छा, उसके मेटल के कीज थे, काफ़ी अच्छा था। हाँ नहीं मेरी बड़ी बहन, पापा के पास इतना टाइम ही नहीं होता था। बड़ी बहन चेक करते थे। आज तेरा बिल आया है। पापा को ज़्यादा इंटरेस्ट बड़े भाई बहनों को होता है, इसका बिल आया है आज। फिर बिल आता ही नहीं था, 5 10 15 20 इतना ही आता था टैक्स लगाने के बाद ऊपर। जब पता है तुमने पूरा फ़ोन खंगाल लोगे तो क्यों किसी को फ़ोन करना, लैंडलाइन ना यूज़ कर लूँ फिर मैं। चलो पढ़ाई में ध्यान देते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन? जब आप किसी थर्ड पार्टी से कोई इन्फॉर्मेशन को पूछते हो। एक बात खुद बताओ, तुमने ना बैंक का बैलेंस जानना था, तुमने मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट ने तुम्हें बताया। तुमने बैंक वाले को बोला कि मुझे बैंक का बैलेंस जानना है, बैंक वाले ने वो बैलेंस जो है मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट ने तुमको बताया। या फिर तुमने डायरेक्टली बैंक से बात की, बैंक ने डायरेक्टली तुमको बताया। ज़्यादा भरोसेमंद कौन सा केस था? लास्ट वाला, है ना? तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन अपने आप में क्या होता है? बेसिकली एक कंफर्मेशन होता है। क्या है ये? एक कंफर्मेशन जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। किसको? टू थर्ड पार्टी। किसको रिक्वेस्ट कर रहे हो? ये ऑब्टेन्ड होता है डायरेक्टली, ध्यान देना, डायरेक्टली बाय ऑडिटर इन रिटर्न फॉर्म। क्योंकि मुंह से बोली हुई बात को कब कौन मुकर जाए पता नहीं है ना? इंटरनल है वो, तो उसे हम इंटरनल कंफर्मेशन भी कह सकते हैं। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता क्या है?
जब भी आप, अभी तक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के एग्जाम्पल ले चुके हैं, आज पहली बार हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख रहे हैं। जब भी आप कोई भी कंफर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी से ऑब्टेन कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इट इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इन द रिटर्न फॉर्म। क्लियर? तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज रिक्वेस्टेड टू द थर्ड पार्टी, ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द इन द रिटर्न फॉर्म। अब देखो, हम ना इतने दिनों से बात कर रहे थे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते कैसे हैं, हम लोग किस तरीके से एक्सटर्नल कंफर्मेशन को ले सकते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के हमारे पास में दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो। पहला टाइप इसका जो होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, वो होता है तुम्हारा पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। एक नाम क्या है इसका? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। और एक नाम है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मतलब ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैं कितने टाइप में दे सकती हूँ? दो तरीके से ले सकती हूँ। पहला तरीका क्या है? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। और दूसरा तरीका क्या है? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब देखो, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में होता क्या है? हम एक लेटर बनाते हैं इस तरीके का। मान के चलो मैं एक डेटर से कंफर्मेशन ले रही हूँ। किससे ले रही हूँ कंफर्मेशन? एक डेटर से। उस डेटर को मैंने एक लेटर बना के दिया और मैंने पूछा, एक बात बताइए डेटर, क्या आपका बैलेंस 10,000 रुपये है? और ऊपर मैं हेडिंग डाल रही हूँ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अगर मैंने अगले को पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा है और उसमें पूछा है क्या आपका बैलेंस 10,000 रुपये है, तो सामने वाला बंदा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगा, चाहे वो मेरे पूछी हुई बात से एग्री कर रहा है या डिसएग्री। मतलब वो मुझे दोनों सिनेरियो में क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, चाहे वो मेरी बात से एग्री करे या वो मेरी बात से एग्री, मतलब वो बोलेगा कि हाँ मेरा बैलेंस 10,000 रुपये, या फिर ना 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 मेरा बैलेंस 10,000 रुपये इतना है, बता देगा वो बेसिकली। तो फिर पॉजिटिव कंफर्मेशन मतलब पॉजिटिवली रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। तो इस केस के अंदर पॉजिटिव कंफर्मेशन में थर्ड पार्टी जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है इन बोथ सिचुएशन। बोथ सिचुएशन मतलब वेदर एग्री और डिसएग्री विद इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। मतलब जो इंफॉर्मेशन तुमने उससे मांगी है उसके साथ वो एग्री करे या एग्री ना करे, वो दोनों सिनेरियो के अंदर ही क्या करेगा? तुम लोगों को रिस्पॉन्स देगा ही देगा। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है? जहाँ पे थर्ड पार्टी रिस्पॉन्ड करेगा इन बोथ सिचुएशन, चाहे वो तुम्हारी बात के साथ एग्री करे या एग्री। नेगेटिव कंफर्मेशन उसका ऑपोजिट। तुमने पूछा डेटर जी क्या आपका बैलेंस 10,000, उसने कहा नहीं, वो रिस्पॉन्स सिर्फ तब करेगा जब वो तुम्हारी बात से एग्री, नाम ही नेगेटिव है। समझ में आई? तो नेगेटिव कंफर्मेशन में आपका डेटर या थर्ड पार्टी आपको रिस्पॉन्ड कब करेगा? जब वो डिसएग्री कर रहा है। किसके साथ? विद इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। जो इन्फो तुमने मांगी है, अगर उस इन्फो के साथ में वो एग्री नहीं कर रहा है, उसे कैसे पता चलेगा? तुम ना हेडिंग लिखोगे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट या फिर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसको वो लेटर देख के पता चलेगा। देखो तुमने उसको मेल किया, उससे मेल खोला, ऊपर लिखा है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो उसमें तुमने दोनों बातें लिख के भेजी हैं। क्या 10,000 है तो तुम्हें दोनों केसेस में क्या करेगा? रिप्लाई करेगा ही करेगा। फिर तुमने ऊपर लिख के भेजा नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि अगला बंदा तुम्हें रिप्लाई करेगा कब? जब वो तुम्हारी बात से एग्री। अब एक बात बताओ, यहाँ पर थोड़ा डाउटिंग केस नहीं, डाइसी हो गया।
कि क्या पता अगले पर्सन के पास में ईमेल पहुंचा इन स्पैम में जाता हो। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो मन रिस्पॉन्स इसलिए नहीं कर रहा कि वो एग्री कर रहा है तुम्हारी बात से? इसका मतलब यहाँ से जो एविडेंस मिलेगा वो एविडेंस लेस पर्सुएसिव होगा। क्या होगा? और यहाँ से जो एविडेंस मिलेगा वो एविडेंस मोर पर्सुएसिव होगा। क्योंकि एक बात बताओ, अगला बंदा रिप्लाई कर ही कर रहा है। इस केस में बंदा रिप्लाई सिर्फ तब करे जब वो बात को मान तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास तुम्हारी रिक्वेस्ट पहुंची ही नहीं और तुम अपने आप में खुश हो गए कि मेरी बात उसने हाँ कर दी। हो सकता है ना, कि तुमने तो क्या बोला कि ना होने पे ही रिस्पॉन्स देना। बात समझ में आई? हाँ, सब पॉजिटिव ही भेजते हैं। अब बुक में लिखा है तो नेगेटिव पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो दूसरी बात जो है, ये आपको प्रोवाइड करता है मोर परसुएसिव एविडेंस, या फिर बोल सकते हो मोर रिलायबल एविडेंस। और ये आपको प्रोवाइड करता है लेस रिलायबल एविडेंस। अब देखो एक बात और, तुमने ना किसी को नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, अगले दिन तुम्हें रिप्लाई ही नहीं किया। क्या नहीं किया अगले दिन तुम्हें? 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, क्या तुम उसको फ़ोन करके पूछ सकते हो कि भाई मैंने तुम्हें रिस्पॉन्स भेजा, तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया? वो अगला तुम्हें क्या बोलेगा? दिमाग खराब है? नेगेटिव कंफर्मेशन थे, रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि मैं तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूँ। समझ में आया? मतलब नेगेटिव कंफर्मेशन के अंदर मैं फॉलो अप नहीं ले सकती। समझ में आई बात? हाँ, परसुएसिव डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हम किस में फॉलो अप नहीं ले सकते? नेगेटिव में, पर पॉजिटिव में फॉलो अप ले सकते हैं। समझ में आया? तो पॉजिटिव के केस में फॉलो अप इज पॉसिबल और इस केस में फॉलो अप इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगला इंसान तुम्हें पागल बोल देगा कि ना रिस्पॉन्स करने का मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या? हाँ हाँ, फोन देके रिकॉर्डिंग रखोगे, फिर रिकॉर्डिंग को कहाँ लगाओगे? ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन में। रिटर्न में पूछोगे तो उसका फोटो कॉपी निकाल के अटैच तो कर सकते हो। तुमने मेल किया था, मेल का स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवाओगे? आम आदमी नहीं, जिससे तुम पूछ रहे हो उसको पता होगा। हाँ, आजकल तो ऐसा कुछ हो जाता है। इसलिए फोन करके पूछ लेते हैं। पहले तो टेलीग्राम के थ्रू जाता था, तब इस ऐसे में लिखा होता था कि अगर आपने पोस्ट के थ्रू भेजा है ना तो आपको उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी संभाल के रखनी पड़ेगी। वो जो बिल की एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलती है ना, वो आपको संभाल के रखनी पड़ेगी। क्लियर है बात? अब वो लाइन हटा दी क्योंकि अब टेलीग्राम कोई नहीं भेजता, टेलीग्राम बंद हो चुका है। क्योंकि हाँ, लॉ में अभी भी लिखा हुआ है, इस ऐसा से तो हटा दिया। अगर लिखा भेजा है तो उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को संभाल के रखो। ये कंफर्मेशन नहीं है, वेरिफिकेशन है। ये दूसरा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर का नाम होता है वेरिफिकेशन करना। इतना क्लियर? लेकिन पता है
फिर भी हम लोग कुछ केसेस में नेगेटिव कन्फर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं। अगर नीचे लिखे हुए सारे फैक्टर्स आपके फुलफिल होते हैं तो उस सिनेरियो में आप नेगेटिव कन्फर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। कब यूज़ कर सकते हो नेगेटिव कन्फर्मेशन को? अगर नीचे लिखे हुई सारी बातें तुम्हारी क्या होगी? फुलफिल होगी। नेगेटिव कन्फर्मेशन स्टिल कैन बी यूज्ड, इसे यूज़ किया जा सकता है। कब? If all factors are satisfied। अब देखो all factors में पहली बात क्या है? अगर तुम्हारे पास लोअर एक्सेप्शन रेट है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता था? इनकंसिस्टेंसी। अगर चांसेस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा कम है, पीछे लिखा हुआ है राघव ये पॉइंट, अगर चांसेस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा कम है तो तुम नेगेटिव कन्फर्मेशन ले सकते हो। मतलब जब तुम्हें पता है कि अगला पर्सन तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं। सेकंड केस, जब आपके पास में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी लो है, मतलब फ्रॉड के चांसेस कम हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी अगर आपके पास लो है तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो? एक्सटर्नल नेगेटिव कन्फर्मेशन ले सकते हो। हाँ, RMM है रिस्क ऑफ मटेरियल। तुम्हें ना नोट्स में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा पूरा ना लिखा, प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पेपर में पूरा लिख देना, नंबर नहीं मिलेंगे वरना। हाँ, RMM इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कब से लिखते आ रहे हैं हम? फर्स्ट चैप्टर से ना। फिर देखो और दो पॉइंट कौन से हैं इसमें? ये बुक में कहाँ लिखा हुआ है, जिसको देखना हो देख लो। ये लिखे हुए अगला पॉइंट देखो क्या दे रखा है हमें इसमें। अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है, अगर जिस आइटम को आप चेक करने जा रहे हो, आइटम के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? छोटी है, स्मॉल एंड होमोजीनियस। मतलब मान के चलो तुम ना बैंक को चेक कर रहे थे, बैंक में लिखी हुई बातें बहुत ही ज़्यादा कम हैं, आइटम स्मॉल है, तो तुम इस चीज़ को क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर हमें कौन सा दिया हुआ है? वो लिखा हुआ है एनी अदर सर्कमस्टेंस जो ऑडिटर को लग रहा है इसमें कंसीडर करेगा। तो इन चार केसेस के होने पर आप कौन सी कंफर्मेशन भेज सकते हो? नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हो। अभी तक हमने छोटी सी बात पढ़ी। छोटी सी बात क्या थी? ऑडिटर कौन कौन सी कंफर्मेशन भेजेगा? ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थर्ड पार्टी से रिटर्न के अंदर डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन लेना। फिर हमने कहा कंफर्मेशन दो टाइप की जाएगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव के अंदर हमारी थर्ड पार्टी रिस्पॉन्स सिर्फ तभी करेगी जब वो तुम्हारी बात से डिसएग्री कर रही है, और पॉजिटिव में वो रिस्पॉन्स तब करेगी जब वो तुम्हारी बात से क्या कर रही है? एग्री और डिसएग्री दोनों कर रही है। दोनों केसेस में रिस्पॉन्स करेगा। ये ज़्यादा रिलायबल है और वो कम रिलायबल है। यहाँ पे तुम फॉलोअप ले सकते हो, दूसरे का फॉलोअप नहीं ले सकते, बट फिर भी नेगेटिव को चार केसेस में यूज़ किया जा सकता है। जब एक्सेप्शन रेट कम है, जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, जब आइटम पॉपुलेशन का आइटम छोटा है, होमोजीनियस और एनी अदर सर्कमस्टेंसेस में हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। पॉपुलेशन मान के चलो तुम लोगों को बेसिकली मान के चलो बैंक की फिगर देखनी है, ठीक है? तुम्हें कहा बैंक के खाली दो ही ट्रांजैक्शंस हैं, पॉपुलेशन छोटी है और दोनों ही बैंक की एक ही, जैसे कि कैश विड्रॉल की ही है, होमोजीनियस भी है। एक्सेप्शन मतलब इनकंसिस्टेंसी।
इनकंसिस्टेंट मतलब दो एविडेंसेस का अलग अलग होने के चांसेस भी क्या हैं, कम है। क्लियर है? पॉपुलेशन मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। अब देखो तुम लोग, हाँ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड होमोजेनियस आएगा, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड होमोजेनियस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब यही है कि ट्रांजैक्शंस छोटी छोटी है ना। आपने पॉप पॉपुलेशन लार्ज, ये ले भाई, ठीक है। अब देखो आगे पॉइंट को देखते हैं। इसके अंदर तुम लोग किस तरीके से लेटर को ऑफ कंफर्मेशन को भेजते हो, ठीक है। यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोसेस किस चीज़ के, कंफर्मेशन लेटर को भेजने का। कंफर्मेशन लेटर को भेजने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है DSDS। क्या प्रोसेस है? DSDS। अब ये DSDS क्या है, क्योंकि प्रोसेस और सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। तुम ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे थे, सबसे पहले तुमने देखा किससे कंफर्मेशन ले, तुमने सोचा क्यों ना मैं ट्रेड रिसीवेबल से पूछ लूँ या क्यों ना मैं बैंक वाले से पूछ लूँ। सबसे पहले तुम डिटरमाइन करोगे आइटम विच इज़ टू बी कंफर्म्ड। क्या करोगे? डिटरमाइन दी आइटम। पहला डी किसके लिए स्टैंड कर रहा है? डिटरमाइन। डिटरमाइन करोगे आइटम जिससे तुम कोई चीज़ पूछ सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? डिटरमाइन करना है आइटम। तुमने सोच लिया एग्जाम्पल कि तुम्हें किससे पूछना है? डेटर से। अब डेटर की तो लिस्ट बहुत बड़ी होगी, उसमें सबसे थोड़ी पूछोगे, किसी ना किसी से पूछोगे। अब तुम सेलेक्ट करोगे किसको? पार्टी को। कहाँ से? फ्रॉम दी आइटम और मैटर। जैसे मैंने बोला मिस्टर एक्स से पूछ लो। किससे पूछ लो? जो एक डेटर है मेरा। समझ में आई बात? सबसे पहले तुमने डिटरमाइन किया किससे पूछना है, तुमने कहा डेटर से। फिर डेटर में किससे पूछना है? सेलेक्ट करोगे किसको? मिस्टर एक्स को। रैंडम सैम्पलिंग। फिर क्या करोगे? डिजाइन करोगे किसको? कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को। किसको डिजाइन करोगे? कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करने का मतलब क्या है? ऊपर लेटर बनाया था पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिजाइन किया, बाद में उसको क्या कर दोगे? सेंड कर दोगे किसको? कंफर्मेशन लेटर को। और फॉलो अप ले सकते हो इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल क्यों? नेगेटिव के केस में तो फॉलो अप है ही नहीं। तो हमारे पास प्रोसेस है कंफर्मेशन लेने का, वो प्रोसेस है DSDS। सबसे पहले क्या करोगे? डिटरमाइन करोगे कौन सा आइटम, फिर सेलेक्ट करोगे कौन सी पार्टी, फिर डिजाइन करोगे कंफर्मेशन और फिर उसको भेज दोगे। क्लियर है बात? पक्का? अब देखो एक बारी बुक में नहीं नहीं देखो क्या लिखा है। ऐसे 505 क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसमें ऑडिटर बता रहा है कि ऑडिटर इस स्टैंडर्ड को यूज कर रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने के लिए। ऑडिट एविडेंस का ऐसे होता है 500। ये भी एक तरीके का क्या है? ऑडिट एविडेंस है। ऑडिट एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है अगर वो इंडिपेंडेंट सोर्स से है। इंडिपेंडेंट मतलब थर्ड पार्टी। ऑडिट एविडेंस ज़्यादा रिलायबल अगर वो डायरेक्टली ऑडिटर को मिल रहा है।
ऑडिट एविडेंस ज़्यादा रिलायबल अगर वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, लिखित में है। तो इन्हीं 3 बातों को क्लब करके हमने डेफिनेशन बनाई है। हमारी मेन बात यहाँ से शुरू होगी। ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का, इस स्टैंडर्ड को देखते हुए ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है यूज़ करना एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि वो ऑब्टेन कर सके ऑडिट एविडेंस। डेफिनेशन क्या बोलता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज डिफाइंड एज ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली किसने ऑब्टेन किया है, डायरेक्टली डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू दी फ्रॉम दी कौन से फॉर्म में, पेपर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू दी ऑडिटर फ्रॉम दी थर्ड पार्टी इन अ पेपर फॉर्म। डेफिनेशंस दे रखिए। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, ये वो रिक्वेस्ट यहाँ पे कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली करती है ऑडिटर को इंडिकेट करते हुए कि पार्टी चाहे एग्री करे चाहे डिसएग्री करे विद द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। नेगेटिव कंफर्मेशन में जहाँ पे कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी डायरेक्टली टू द ऑडिटर, अगर कंफर्मिंग पार्टी सिर्फ क्या कर रही है, डिसएग्री कर रही है विद द इंफॉर्मेशन। नॉन रिस्पॉन्स मतलब पता है कंफर्मिंग पार्टी ने रिस्पॉन्स, फेलियर ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड फुल्ली या रिस्पॉन्स उसने आधा अधूरा किया। एक्सेप्शन का मतलब क्या था, इनकंसिस्टेंसी। एक्सेप्शन का मतलब है रिस्पॉन्स जो इंडिकेट करता है डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड और जो रिकॉर्ड में लिखी हुई बात है। फिर हमारे पास ये केस स्टडी देखेंगे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर में ऑडिटर मेंटेन करता है कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन इंक्लूडिंग डीएस, यही पढ़ा था हमने। सबसे पहले डी में क्या कर रहा है, वो डिटरमाइन कर रहा है इंफॉर्मेशन टू बी रिक्वेस्टेड। डेटर वेटर किससे सेलेक्ट करेगा, कंफर्मिंग पार्टी मिस्टर एक्स से पूछना है। डिजाइन करेगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कैसे एड्रेस करनी है, क्या इंफॉर्मेशन होगा, वो सब कुछ। सेंड करेगा रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग द फॉलोअप व्हेन एप्लीकेबल, क्यों लिखा है खाली किस केस में, पॉजिटिव के केस में। अब ऊपर लिखी हुई इन्हीं बातों को डिटेल में समझाया गया है। क्या बोला, डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी, सिंपल सी बात लिखी है, इसमें क्या बोल दिया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर फ्रीक्वेंटली आर परफॉर्म टू कंफर्म द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, मतलब क्या क्या पूछ सकते हो, डिटरमाइन करना क्या पूछना है, कोई बैलेंस जानना है या यूज कर रहे हो जानने के लिए किसी एग्रीमेंट के टर्म्स को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को, कोई भी ट्रांजैक्शन को, क्या पूछना चाहते हो। समझ में आई बात। तो सबसे पहली बात इसके अंदर जब हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे डेटर का, तो इसके अंदर आप क्या क्या पूछ सकते हो, बेसिकली कोई भी टर्म्स पूछ सकते हो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट, किसी भी ट्रांजैक्शन को पूछ सकते हो, किसी भी बैलेंस को पूछ सकते हो। तो ये सारी बातें आप पूछ सकते हो। क्लियर है। तो हम क्या क्या पूछ सकते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को पूछ सकते हैं, किसी भी बैलेंस को पूछ सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। क्लियर। हाँ, डिटरमाइनिंग व्हाट आइटम, कौन सा आइटम, कॉन्ट्रैक्ट पूछना है, एग्रीमेंट पूछना है, ट्रांजैक्शन पूछना है या बैलेंस पूछना है। उसी के नीचे एरो बना के लिख दिया ना बात। अब देखो अगला पॉइंट, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। हमें पता है जो पर्सन नॉलेजेबल होगा उसी से पूछेंगे ना। क्या लिखा है, रिस्पॉन्स टू कंफर्मिंग रिक्वेस्ट प्रोवाइड मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। जब कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड की जाती है कंफर्मिंग पार्टी को, तो ऑडिटर बिलीव्स वो नॉलेजेबल होना चाहिए इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जब आप सेलेक्ट कर रहे हो एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी को, तो वो पार्टी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी नॉलेजेबल पर्सन। वो कैसा होना चाहिए पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए। क्लियर है। किसी भी एरे गैरे से तो नहीं पूछ लोगे ना। आगे क्या लिखा हुआ है, डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। द डिजाइन ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में डायरेक्टली अफेक्ट द कंफर्मेशन रिस्पॉन्स। बट ऑब्वियस पॉजिटिव रिक्वेस्ट दोगे तो दोनों टाइप का मिलेगा रिस्पॉन्स, नेगेटिव दोगे तो खाली डिसएग्रीमेंट में।
तो किस तरीके का कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो अफेक्ट करेगा कंफर्मेशन के रिस्पॉन्स को। पॉजिटिव में दोनों रिस्पॉन्स मिलेंगे, नेगेटिव में सिर्फ एक। एंड द रिलायबिलिटी एंड नेचर ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड, तो कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है तो पॉजिटिव कंफर्मेशन, कम है तो नेगेटिव कंफर्मेशन। प्रेजेंटेशन कैसा होगा, लेटर हेड का बनाओगे कैसे। पास्ट का एक्सपीरियंस क्या बोलता है तुम्हारा। असर्शन, कौन सा मैटर के बारे में पूछ रहे हो, कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा तरीका है। क्या मैनेजमेंट से परमिशन ले रखी है पूछने के लिए, क्या थर्ड पार्टी जिससे तुम पूछ रहे हो वो इन्फॉर्म करने के लिए इंटरेस्टेड है भी या। पिछली बार मैंने डेटर वाई से पूछा था, उसका आज तक रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या उससे फिर से पूछूंगी, फिर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एबिलिटी ऑफ इंटेंटेड कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, क्या वो विलिंग है भी या नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स आ गए। जब आप डिज़ाइन करोगे तो किन फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना है, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है। पहला, कितना रिस्क है, आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा, प्रायर एक्सपीरियंस कैसा है तुम्हारा उस कंपनी के साथ में। तीसरा, मेथड क्या यूज करने वाले हो कम्युनिकेशन के लिए। चौथा, प्रेजेंटेशन एंड लेआउट क्या रहेगा तुम्हारी रिक्वेस्ट का। मैनेजमेंट ने क्या अप्रूवल कर दिया उससे पूछने के लिए। और विलिंगनेस ऑफ कंफर्मिंग पार्टी। तो जब भी तुम किसी भी पर्सन से पूछोगे कोई भी इंफॉर्मेशन को, तो इन बातों को तुम्हें ध्यान में रखना है। वो बातें कौन कौन सी हैं कि आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसा है। दूसरा, आपका पुराना एक्सपीरियंस उस कंपनी के साथ कैसा है, कम्युनिकेशन का मेथड कैसा है, प्रेजेंटेशन और लेआउट कैसा करोगे, क्या मैनेजमेंट ने अप्रूवल दे दी है, और क्या विलिंगनेस है कंफर्मिंग पार्टी की तुम्हें इंफॉर्मेशन देने की। क्लियर है इतनी सी बात, पक्का। लास्ट वाले पॉइंट में कोई खास बात नहीं लिखी। फॉलो अप ले सकते हो अगर आपने क्या किया है, नॉर्मल किया है। बस एक पैराग्राफ बच गया, बाकी तो हम लोग कवर कर चुके हैं। वो पैराग्राफ कल ही करते हैं, 12:30 बज चुके हैं क्योंकि। तो ये स्टैंडर्ड जितना हो गया उतना अच्छे से करके आ जाए ना, बचा हुआ स्टैंडर्ड कल की क्लास में फिनिश करेंगे। हाँ क्यों होगी, शायद भी बोला था मैंने। तुम लोगों को बस छुट्टियां भारी है दिन भर, ये नहीं कि सिलेबस कैसे खत्म होगा उसकी चिंता कौन करेगा, वो तो हो ही जाएगा, है ना।